क्लासेज में सभी बीएड प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति या स्वरूप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख विषय सत्ता तथा नियंत्रण माना जाता है। सत्ता तथा नियंत्रण यह शैक्षिक प्रशासन का मुख्य विषय है। इसके बारे में ऐसा हम इसलिए मानते हैं कि प्रशासन का स्वरूप तथा उसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता तथा नियंत्रण करने की शक्ति किस बिंदु पर आधारित है और उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अर्थात सत्ता और नियंत्रण दोनों मिलकर प्रशासन की गुणवत्ता का निर्णय करते हैं। अब प्रशासन में सत्ता तथा नियंत्रण के प्रमुख पक्ष क्या हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रशासन के प्रमुख पक्ष निम्नवत हैं और केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, और वह बाह्य प्रशासन तथा आंतरिक प्रशासन। अब प्रशासन के पक्ष में केंद्रीकरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। केंद्रीकरण है क्या? केंद्रीकरण का मतलब इसमें सत्ता का केंद्र एक केंद्रीय साधन में निहित होता है। अर्थात एक जगह सत्ता का केंद्र निर्धारित होता है। यह केंद्रीय साधन नीतियों का निर्धारण व क्रियान्वयन करता है। यह आदेश व धन भी प्रदान करता है तथा एक रूपता लाने का प्रयास करता है। इसमें शिक्षा पर राज्य का एकाधिकार होता है तथा यह नौकरशाही व्यवस्था से अधिकृत होता है। अब दूसरा इसमें है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, और जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है अर्थात सत्ता अनेक स्तरों पर बटी होती है। इसमें एक हाथ में सत्ता नहीं होती है, बल्कि सत्ता कई हाथों में बटी होती है, और यह पक्ष आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें अभिभावक, समुदाय तथा शिक्षक तीनों को बराबर महत्व मिलता है, और यह स्थानीय परिस्थितियों से अनुकूलन पर विशेष बल देता है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे बाह्य प्रशासन और आंतरिक प्रशासन के बारे में। बाह्य प्रशासन है क्या? बाह्य प्रशासन से तात्पर्य शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय नियंत्रण से लगाया जाता है, और यह बाह्य प्रशासन नियमों का निर्धारण करता है, पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, भवन निर्माण, खेल का मैदान आदि की व्यवस्था में सहायता देता है। यह शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन, सेवा दशा, सत्र की अवधि आदि का निर्धारण करता है। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आंतरिक प्रशासन। आंतरिक प्रशासन है क्या? तो जैसा कि हम जानते हैं, आंतरिक प्रशासन शब्द से तात्पर्य इस व्यवस्था से है कि विद्यालय का नेता अपने साथियों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रम एवं क्रियाओं के संचालन के लिए वह व्यवस्था करता है, तथा विद्यालय का नेता शिक्षक, अन्य कर्मचारी, प्रबंधक तथा छात्रों के सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सामान्य नियमों की व्यवस्था करता है। अब ये रहे सब प्रशासन के पक्ष, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, बाह्य प्रशासन तथा आंतरिक प्रशासन। अब इसके अध्ययन करने के बाद हम आगे अध्ययन करेंगे शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। शैक्षिक प्रशासन का क्या उद्देश्य है? अब शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य का अध्ययन करने के लिए हम ये जानते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अच्छे संगठन की संभावनाओं की सतत पूर्ति को निश्चित करना है। यह जी.एस. वर्मा महोदय का कथन है। जी.एस. वर्मा महोदय ने कहा है कि शैक्षिक प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य है, अच्छे संगठन की संभावनाओं की सतत पूर्ति को निश्चित करना। अब शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बालकों का समाज, देश काल, संस्कृति, परिस्थिति, आवश्यकता के अनुरूप सर्वांगीण विकास से
अब सर्वांगीण विकास जब होगा तो शैक्षिक विकास की दृष्टि से शिक्षा प्रशासन के उद्देश्यों को हम इसको विस्तार से जो है निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। जो शैक्षिक प्रशासन के मुख्य उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उचित वातावरण तैयार करना। हम ये पहले भी अध्ययन कर चुके हैं और जानते भी हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उचित वातावरण का होना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों के सर्वांगीण विकास को करना है तो हमें शैक्षिक माहौल को, शैक्षिक वातावरण को तैयार करना होगा। और जब शैक्षिक वातावरण हम तैयार करेंगे, शैक्षिक प्रशासन शिक्षा संबंधी कार्यों को संपन्न कराता है तथा शिक्षा के क्षेत्र में वह कार्यरत व्यक्तियों की सहायता करता है। और जब शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की सहायता करेगा, उससे जो है अच्छे वातावरण का निर्माण होगा जिसमें बालक का संपूर्ण विकास हो सकता है। और कैंडल महोदय ने भी ये कहा है कि मूलतः शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यह है कि अध्यापकों तथा छात्रों को ऐसी परिस्थितियों में एक साथ लाया जाए जिससे कि शिक्षा के उद्देश्य अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। इस प्रकार बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उचित वातावरण तैयार करना शैक्षिक प्रशासन का पहला उद्देश्य हुआ। दूसरा उद्देश्य के अंतर्गत बालक को श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा देना। जब बालक को योग्य शिक्षक के द्वारा अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो शैक्षिक प्रशासन का जो उद्देश्य है वह वास्तव में सही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। अब बालक को यदि अयोग्य शिक्षक शिक्षा देगा तो वह आधा अधूरा ज्ञान देगा, वह ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। इसलिए शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे योग्य शिक्षक के द्वारा और अच्छी शिक्षा दी जाएगी, तभी जो शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ग्राहम बेलफोर महोदय ने भी ये कहा है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा राज्य के सीमित साधनों के अंतर्गत उपलब्ध व्यय से सही शिक्षा लेने के योग्य बनाए, जिससे वे बालक को शिक्षा प्राप्त करा के उसको लाभान्वित कर सकें। जब बालक को हम सरकारी व्यय से भी यदि अच्छे योग्य शिक्षक के द्वारा अच्छी शिक्षा देंगे, तभी जो है शिक्षा के शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरा जो है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना। अब शैक्षिक प्रशासन का जो है अगला उद्देश्य है कि शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना। किसी भी चीज को यदि हम उसकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं और इसमें यदि क्वालिटी नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, तो हम जो है उसको जो है मार्केट में भी किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। उसी प्रकार से शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना। यदि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो वह शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा को उत्पादन, शैक्षिक प्रशासन शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाने में सहायता करता है और किसी भी विद्यालय संस्था में छात्रों की संख्या में वृद्धि कराता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाने के उद्देश्य में केवल विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि करना ही है, बल्कि उसके अंतर्गत इसका एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि शैक्षिक प्रशासन में छात्रों की संख्या में केवल वृद्धि तक सीमित नहीं है, उसके अंदर हम उसकी गुणवत्ता को, उसके अंदर जो है गुणात्मकता में वृद्धि करें, तभी जो है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो है छात्रों की योग्यता में वृद्धि करना, गुणात्मकता में वृद्धि करना, यह जो है शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है। अब अगला जो है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य में हम अध्ययन करेंगे शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनियोजित रूप प्रदान करना। अब शिक्षा को किस प्रकार से सुनियोजित योजना बना करके और उसको सुनियोजित रूप से हम छात्रों के बीच में उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे, तब जाकर के जो शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में सरकार द्वारा शिक्षा नीतियों का सही ढंग से क्रियान्वयन करना तथा समाज के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था का
संचालन करना शैक्षिक प्रशासन का शिक्षा को सुनिश्चित एवं सुनियोजित रूप प्रदान करना है। इसमें आर्थर बी मोहिलमैन के अनुसार शिक्षा का कार्य निश्चित संगठन अथवा सुनिश्चित योजना, विधियों, व्यक्तियों तथा आर्थिक साधनों के माध्यम से चलना चाहिए, तब जाकर के जो है हम शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन के अगले उद्देश्य के बारे में शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना। हर समय समय पर हर परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, वैसे ही शिक्षा जगत में भी समय समय पर शिक्षा नीतियों के द्वारा जो है समय समय पर शिक्षा जगत में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना, अब किस समय किस शिक्षा की मांग है उसके अनुरूप जो है हम उसको जो है परिवर्तित करते हैं। जिस आवश्यकता के हिसाब से जरूरी होता है उस आवश्यकता के अनुरूप जो है हम शिक्षा जगत में भी निर्णय लेते हैं। तो शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने के अंतर्गत इसमें जो है शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यह है कि वह शिक्षा संबंधी उचित कार्यों, निर्णयों एवं विचारों को प्रोत्साहित करे ताकि शिक्षा से संबंधित सभी व्यक्ति भयमुक्त होकर ज्ञान का आदान प्रदान कर सके, अर्थात कोई किसी से डरे बिना, अपने मन में भय उत्पन्न किए बिना अपना ज्ञान दूसरे को दे और दूसरे से जो है वह ज्ञान जो है ले सके। यह जो है शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना, यह शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है। अगला जो है उद्देश्य है शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण व क्रियान्वयन करना। शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण और नीतियों का क्रियान्वयन जब हम सही तरीके से करेंगे तो शैक्षिक प्रशासन राज्य और शिक्षा संबंधी नीतियों का क्रियान्वयन करे। ऐसी योजना बनाई जाए जिसे सभी कर्मचारी समय समय पर महत्वपूर्ण परामर्श तथा कुशल निर्देशन, उपयुक्त निर्णय व सुझाव प्रस्तुत कर सकें, तब जो है हम शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन के इस उद्देश्य के संदर्भ में जैसी बी सीयर्स महोदय का कहना है कि सभी प्रशासनिक निर्णय तथा प्रत्येक कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप लेना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम जो है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन का जो अंतिम उद्देश्य है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना। हम शैक्षिक प्रशासन का जो अंतिम मुख्य उद्देश्य है कि भारत में या कहीं भी वह अध्ययन करने वाला जो बालक है वह लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से विकसित हो, उसके अंदर लोकतांत्रिक गुणों का विकास हो। इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक कर्मचारियों में श्रेष्ठ नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानता की भावना का विकास करना है। इसके साथ ही साथ सामाजिक, नैतिक, राष्ट्रीय चरित्र की भावना का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ताकि बालक में हम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को विकसित कर सकें। केजी सैयदेन महोदय का कहना है कि वर्तमान युग में विद्यालय को लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाना चाहिए। यदि यह सिद्धांत ही ओझल हो गया तो प्रशासन और निरीक्षण का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि हम बालक के अंदर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से उसके अंदर लोकतांत्रिक गुणों का विकास करते हैं तो शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य को हम सही मायने में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों को हम प्राप्त करने के लिए बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उचित वातावरण तैयार करना, बालक को श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा देना, शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना, शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनियोजित रूप प्रदान करना, शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना, शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण व क्रियान्वयन करना, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना, यह जो है शैक्षिक प्रशासन के मुख्य उद्देश्य है। फिर हम अगले जो है